बैन के बाद भी पीएफआई एक्टिव, एनआईए का बड़ा खुलासा, देश के इस्लामीकरण की तैयारी, 2047 तक भारत बनेगा मुस्लिम बहुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। देश में कई कट्टरपंथी संगठन एक्टिव हैं। इनका कनेक्शन अक्सर ऐसे संगठनों से निकलकर सामने आता है जो आतंकी गतिविधियों में लिप्त होते हैं। इनका मकसद बस धमाके करना और लोगों की जान लेना नहीं, बल्कि इस्लाम का परचम लहराना होता है और इस दौरान जो भी इनके बीच आता है उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। भारत की बात करें तो इस प्रकार के संगठन बहुत ही एक्टिव हैं और लगातार हिंदुओं को अपना टारगेट बना रही है। खासकर उन चेहरों और उन नेताओं पर उनकी नजर होती है जो हिंदुत्व और सनातन की बात करते हैं। भारत का आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो शुरुआत से ही सनातन और उनके मानने वालों के लिए आवाज उठाते आए हैं। यही कारण है कि आरएसएस से जुड़े नेताओं को ये लगातार टारगेट करते हैं ताकि हिंदुओं को दबाकर इस्लाम को मजबूत किया जा सके। भारत में एक संगठन है पीएफआई, जो कट्टर इस्लामी संगठन है, जिसे भारत सरकार द्वारा बैन भी किया जा चुका है। बीते मार्च महीने में एनआईए को आरएसएस नेता रुद्रेश हत्या मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी थी, जहां पीएफआई के प्रतिबंधित आतंकी मोहम्मद गौस नियाजी को दक्षिण अफ्रीका से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद पूछताछ हुई, पता चला कि उसने बेंगलुरु में इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। 35 वर्षीय रुद्रेश का हत्यारा मोहम्मद गौस नियाजी पीएफआई का बड़ा चेहरा था। हत्या के बाद वो भारत से बाहर अपने ठिकाने बदल रहा था। गुजरात एटीएस को उसके दक्षिण अफ्रीका में होने का पता चला, जिसके बाद एनआईए को सूचित किया गया। दक्षिण अफ्रीकी पुलिस ने सहयोग किया और उसे धर दबोचने में कामयाबी मिली थी। जानकारी के लिए बता दें कि रुद्रेश को बेंगलुरु के शिवाजी नगर में मार डाला गया था जब वो आरएसएस के एक कार्यक्रम से लौट रहे थे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अब एनआईए ने एक और बड़ा खुलासा किया है, जहां 2016 के इस हत्याकांड और 2022 के प्रवीण नेटारू हत्याकांड में कनेक्शन पाया गया है। 26 जुलाई 2022 को बीजेवाईएम नेता प्रवीण नेटारू की हत्या हुई थी। दक्षिण कन्नड़ के बेलारी में आतंकियों ने उन पर धारदार हथियार से हमला किया था। वो पोल्ट्री का कारोबार करते थे। जनवरी 2023 में एनआईए ने खुलासा किया कि पीएफआई ने सर्विस टीम और किलर स्क्वाड बना रखा है ताकि वो अपने दुश्मनों की हत्या कर सके और भारत को 2047 तक इस्लामी मुल्क बनाने का उसका सपना पूरा हो। आतंक, सांप्रदायिक घृणा और समाज में अराजकता के जरिए ये अपनी मंशा पूरी करना चाहते थे। इन टीमों को हथियार दिया गया था और प्रशिक्षण भी। पीएफआई ने मुसलमानों की भर्ती की, मस्जिदों, मदरसों में उन्हें हथियार देकर प्रशिक्षित किया गया। अक्टूबर 2016 में बेंगलुरु पुलिस ने रुद्रेश हत्याकांड में प्रत्यक्ष रूप से शामिल आतंकियों जेसी नगर के मोहम्मद और ऑस्टिन टाउन के वसीम अहमद को गिरफ्तार किया था। इन्होंने ही बाइक से आकर नाला जंक्शन के पास रुद्रेश की हत्या की थी। एनआईए ने खुलासा किया था कि इनका मकसद हमेशा से भारत को इस्लामी मुल्क में परिवर्तित करना है। उसका मानना है कि अंग्रेजों ने अन्यायपूर्ण तरीके से मुसलमानों से सत्ता झपट ली। पीएफआई के दस्तावेज का कहना था कि मुस्लिम हमेशा से अल्पसंख्यक रहे हैं और उन्हें जीत के लिए बहुसंख्यक होने की आवश्यकता नहीं है। इस्लाम के इतिहास की बात करते हुए प्रतिबंधित संगठन का मानना था कि अगर 10% मुस्लिम भी उसका साथ दे दें तो वो कायर बहुसंख्यकों का दमन करके उन्हें घुटनों पर ले आएंगे और इस्लाम का पुराना परचम फिर लहराएगा। उसमें लिखा गया है कि मुसलमानों को याद रखना चाहिए कि अल्लाह की बनाई कायनात में उन्हें दीन का काम करने के लिए भेजा गया है। उनका लक्ष्य होना चाहिए अल्लाह के कानून की स्थापना। इसी में हिंदू नेताओं के बारे में डिटेल जुटाने के लिए भी कहा गया था। अंतिम शो की बात करते हुए आरएसएस हिंदू नेताओं की सूची और उनके विवरण जुटाने के लिए बात भी कही गई थी। साथ ही उनकी गतिविधियों पर नजर रखने का निर्देश भी दिया गया था। पीएफआई का कहना था कि हिंदुओं का नरसंहार करने के लिए यही सही समय है। प्रतिबंधित संगठन के दस्तावेज में लिखा था कि जब उसके पास पर्याप्त मात्रा में लड़ाका और हथियार होंगे तब भारतीय संविधान की जगह शरिया लागू कराया जाएगा। इसके रास्ते में आने वालों के नरसंहार की बात की गई थी। इसके लिए तुर्की जैसे इस्लामी मुल्कों से मदद तक मांगी गई थी। साफ है कि ये डेथ स्क्वाड हिंदुओं की हत्या के लिए बनाए गए थे। प्रवीण नेटारू या रुद्रेश की पीएफआई से कोई दुश्मनी नहीं थी। ऐसे में ये टारगेटेड किलिंग थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दोनों हत्याओं में कनेक्शन का अर्थ है पीएफआई की साजिश गहरी थी, हिंदुओं को निशाना बनाने की। ये सब पीएफआई के विजन 2047 विजन डॉक्यूमेंट के हिसाब से किया गया था। सिर्फ ये दोनों ही नहीं, कई हिंदू नेताओं इनके निशाने पर थे।
बता दें कि साल 2022 में पीएफआई को बैन कर दिया गया था। टेरर लिंक के सबूत मिलने के बाद पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया था और उस पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। टेरर लिंक को लेकर केंद्रीय एजेंसियों से मिले पुख्ता सबूत के आधार पर गृह मंत्रालय ने पीएफआई और उसके 8 सहयोगी संगठनों पर 5 साल का बैन लगाया था। बता दें कि इस संगठन पर पहले से ही बैन की मांग हो रही थी, मगर एनआईए, ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी और पुख्ता सबूत मिलने के बाद केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया था। पीएफआई पर क्यों लगा बैन? देश में कई हिंसा, दंगा और हत्याओं में पीएफआई का नाम सामने आता रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक जब भी कोई बड़ा कांड होता है, शुरू से ही विवादित इस संगठन पीएफआई को जिम्मेदार ठहराया जाता है। नागरिकता संशोधन कानून के दौरान शाहीन बाग हिंसा, जहांगीरपुरी हिंसा से लेकर यूपी में कानपुर हिंसा, राजस्थान के करौली में हिंसा, मध्य प्रदेश के खरगोन में हिंसा और कर्नाटक में भाजपा नेता की हत्या समेत देश भर में कई हिंसा और हत्याओं में इस पीएफआई संगठन का नाम आ चुका है। इतना ही नहीं, इसके ऊपर भारत विरोधी एजेंडा चलाने का भी आरोप लगा है, जिसके सबूत भी जांच एजेंसियों को मिले थे। यही कारण है कि हिंसा और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में इस संगठन के शामिल होने के सबूत मिलने के बाद ही इस पर बैन लगाया गया था। साथ ही इस पर गैर कानूनी तरीके से फंड लेने और कट्टरपंथ फैलाने का आरोप भी था। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार का मानना है कि पीएफआई और उसके सहयोगी ऐसी विनाशकारी कृत्यों में शामिल रहे हैं जिससे जन व्यवस्था प्रभावित हुई है। देश के संवैधानिक ढांचे को कमजोर किया जा रहा है और आतंक आधारित शासन को प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा उसे लागू करने की कोशिश की जा रही है। अधिसूचना में कहा गया था कि संगठन देश के खिलाफ असंतोष उत्पन्न करने के इरादे से राष्ट्र विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देने और समाज के एक विशेष वर्ग को कट्टरपंथी बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है। गृह मंत्रालय ने कहा था कि उक्त कारणों के चलते केंद्र सरकार का दृढ़ता से यह मानना है कि पीएफआई की गतिविधियों को देखते हुए उसे और उसके सहयोगी या मोर्चाओं को तत्काल प्रभाव से गैर कानूनी संगठन घोषित करना जरूरी था। बता दें कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में हिंसा से लेकर यूपी के कानपुर में हुई हिंसा में भी पीएफआई का नाम आया था। इतना ही नहीं, कर्नाटक में हिजाब विवाद और इसके बाद पैदा हुए तनाव के पीछे भी इसी का नाम था। नागरिकता कानून मामले में भी इस पर जगह जगह तनाव फैलाने और हिंसा कराने का आरोप लगा था। इतना ही नहीं, पटना की फुलवारी शरीफ में साजिश में भी इसका नाम सामने आया था। साल 2016 में इस संगठन पर आरएसएस से जुड़े नेता की हत्या का भी आरोप लगा था। कई दंगों में भी इस संगठन का नाम आ चुका है। यही वजह है कि समय समय पर इस संगठन से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी होती रही है और इसे बैन करने की मांग होती रही है। आतंकी संगठन मुसलमानों का मसीहा। पीएफआई केरल से संचालित होने वाला एक कट्टर इस्लामिक संगठन है, मगर खुद को यह वंचितों की आवाज बताता है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 22 नवंबर 2006 को 3 मुस्लिम संगठनों के मिलने से बना था। इसकी स्थापना कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी केएफडी, केरल के नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट एनडीएफ और तमिलनाडु के मनीता नीति पसराई एमएनपी के एक संघ के रूप में की गई थी। पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया खुद को मुसलमानों के साथ साथ वंचितों के हक में आवाज उठाने और उन्हें सशक्त बनाने वाला संगठन बताता है। केंद्र सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पीएफआई के अलावा 8 सहयोगी संगठनों को भी 5 साल के लिए बैन कर दिया गया था। पीएफआई के अलावा रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहाब फाउंडेशन केरल जैसे सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगाया गया था। अब तक के सबसे बड़े अभियान में पीएफआई के खिलाफ 2 बार देशव्यापी छापेमारी हो चुकी है। 15 राज्यों में 96 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई थी और इस संगठन से जुड़े करीब 100 छोटे बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। यह छापेमारी देश के 8 राज्यों में हुई थी और इस दौरान 200 से अधिक कैडर्स को गिरफ्तार अथवा हिरासत में लिया गया था। इसी के तर्ज पर पीएफआई को बैन किया गया था। फिलहाल पीएफआई पर 5 साल का बैन है और आगे इसे जारी रखने की पूरी संभावना है, क्योंकि जिस प्रकार के खुलासे एनआईए कर रही है उससे साफ है कि बैन लगने के बाद भी ये संगठन कहीं ना कहीं एक्टिव है और किसी बड़े मंसूबे को अंजाम देने की तैयारी हो रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।